जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिक्यूरियस से। उसका जो ईरा है वो 341 टू 270 BC है। और जो इसका काम है वो उसने एपिक्यूरियनिज्म की फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करवाई एथेंस में और पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर। अब हम जानते हैं कि एपिक्यूरियनिज्म क्या है। सो एपिक्यूरियनिज्म का मतलब है कि हमारी लाइफ का जो गोल है ना, जो फाइनल कॉज है, फाइनल गोल है, वो ये है कि हम प्लेयर हासिल करें, हैप्पीनेस हासिल करें, खुशी हासिल करें। और जो जब हमारी ज़िंदगी में पेन आए या गमी आए या जो कोई भी नेगेटिव चीज़ आए, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपनी लाइफ को हैप्पी होकर गुजारें। तो इसे कहते हैं एपिक्यूरियनिज्म। ठीक है। इसमें हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं लाइफ के। लाइक के अगर आपको लग्जरी लाइफ खुशी देती है, तो आपकी लाइफ का गोल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और उस लग्जरी लाइफ को गेन करें। और अगर आपकी प्रायोरिटी कुछ और है हैप्पीनेस के हवाले से, लाइक कि आप सिंपलिसिटी में जीना चाहते हैं, सो उसमें ये है कि आप फिर उस तरफ जाएं और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जिएं। सो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड प्लेगरिज्म। इसमें तरह तरह के प्लेयर्स भी आ जाते हैं, लाइक फूड का प्लेयर, सेक्सुअल प्लेयर। सो कहता है कि लाइफ में जितने भी प्लेयर है, जितनी भी हैप्पीनेस है, उसको गेन करो, जितना हो सके लाइफ खुशी से गुजारो। डेट इज एपिक्यूरियनिज्म। अब हम आते हैं थर्ड। इसने मैंने आपको जिस तरीके से पीछे पढ़ाया कि अपना डिमोक्रेटिस की एटॉमिक थ्योरी याद हो आपको, उसके नज़दीक जो है वो पहला था जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डिमोक्रेटिस। तो वो बताता है कि, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ जिन्होंने नहीं सुना, जो न्यू ज्वाइन किया उनके लिए, कि उसके नज़दीक जो दुनिया का फंडामेंटल एलिमेंट है ना, जिस तरीके से हमारा घर है, और घर का फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है? एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उससे सारी इमारत खड़ी होती है, बनती है। तो जो एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है अपना चीज़ों का, मतलब कि एक मिनट। अच्छा, जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है मैटर का, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो क्या है? वो एटम है। उसने कहा एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन कटेबल है, जो कि कट नहीं हो सकता, मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, उससे सारी दुनिया बनी है। उसके अलावा उसने मजीद भी बहुत सारा कुछ ऐड किया था। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वो मुझे कनेक्शन का मसला लग रहा है। कोई चैट में बता दे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलिए, आई थिंक सो आ रही होगी। अच्छा, देर इज प्रॉब्लम इन योर माइक ब्रदर। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि आवाज़ लैग कर रही है? क्या मसला है कोई? अब आ रही सही आवाज़? अब आवाज़ क्लियर आ रही है? पहले तो बिल्कुल ठीक आवाज आ रही थी, दरमियान में कटी है जब आपको हैप्पी चलिए मैं दोबारा से हैप्पीक्यूरियनिज्म के बारे में बता रहे थे। चले चले मैं दोबारा से बता देता हूँ। थैंक एपिक्यूरियनिज्म का बता रहा था मैं कि इट्स ऑल अबाउट प्लेजर एंड हैप्पीनेस, के जितना आपको प्लेजर एंड हैप्पीनेस मिल सके उतना आप गेन कर लें, ये आपका लाइफ का गोल होना चाहिए। ये एपिक्यूरियनिज्म बताता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो एपिक्यूरियस था, जिसने एपिक्यूरियनिज्म की फिलोसफी दी थी, वो इंस्पायर्ड भी था
अपना डिमोक्रिटस की थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी, सॉरी, अपना डिमोक्रिटस की एटॉमिक थ्योरी से इंस्पायर था एपिक्यूरियस। और उसने इसको कंबाइन भी किया। किस हवाले से वो बताता हूँ मैं आपको। वो कहता है कि मैं पहले रिवाइज करवा दूं क्योंकि कुछ न्यू लड़के लोग भी ज्वाइन हुए हैं, तो आपको बता दूं कि डिमोक्रिटस की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डिमोक्रिटस वो पहला आदमी था जिसने एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, पहला आदमी था कि जिसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, इसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। सो वो कहता है कि जो दुनिया का जो पूरी दुनिया कायनात है ना, उसका जो फंडामेंटल एलिमेंट है, जिस तरीके से अगर हमारा घर है, मकान है, तो उसका फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? एक ब्रिक है, एक ईंट है। उससे पूरी इमारत कायम है। तो इस पूरी कायनात का सारा मैटर, पूरा का पूरा मैटर, सारी कायनात किसी एक फंडामेंटल एलिमेंट से बनी है। और वो उसको कहता है, उसको उसने नाम दिया एटम का। और कहा वो ऐसा है कि उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो नॉन कटेबल है, वो कट नहीं हो सकता, वो ज़्यादा मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और उसने उसकी मजीद प्रॉपर्टीज भी बताई कि वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और उन शेप्स के साथ जब वो जैसा पजल नहीं होता, तो पजल एक साथ बैठता है और एक साथ कनेक्ट होता है तो पूरा मैटर बनता है। तो उसी तरह कहता है कि वो एटम्स मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर के होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो मैटर बनता है। मादा जो है ना, कोई भी मादा जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं सेंसिस से, हम उसको अब तक टच, सेंसिस ऑफ टच भी है उसमें और सारा। सो वो कहता है कि जो हमारी इंसान का फंडामेंटल एलिमेंट है ना, मतलब कि इंसान जिस फंडामेंटल एलिमेंट से बना है, जो एटम है, वो एटम जिस चीज की तलब करता है ना, वो हैप्पीनेस है। जो उसको एनर्जी चाहिए, जो उसको चीज चाहिए, वो हैप्पीनेस है। सो अगर आपने लाइफ का कोई गोल बनाना है, या कोई सॉरी गोल जो है लाइफ का, और जो आपने अगर लाइफ खुशी से जीनी है, तो आपने अपने आप को, अपने एटम्स को, अपने आप को अंदर तक और गहराई तक खुशी देनी है। वो जो भी काम जिसको आप पसंद करते हैं वो आपने करना है। लाइक के मैंने पहले भी जिसकी एग्जांपल दी कि कुछ लोगों को जो खुशी मिलती है लग्जरी लाइफ में, किसी को सिंपलिसिटी में खुशी मिलती है, किसी को किसी और चीज़ में खुशी मिलती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये था एपिक्यूरियस। इसकी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये चार फिलोसफर ऐसे हैं कि जिनकी थोड़ी बहुत ही फिलोसफी है, तो इसको इसलिए मैंने आज, वैसे तो मैं अमूमन एक लेक्चर के अंदर दो फिलोसफर्स कवर करता हूँ, लेकिन आज 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 इसीलिए मैं चार फिलोसफर्स कवर कर रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट आते हैं जीनो ऑफ सीटियम की तरफ। सीटियम भी कह रहा था, साइटियम भी कहते हैं इसको। सो इसका जो ईरा है वो है 334 BCE। अच्छा, अगर कोई बात करते हुए मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो या माइक का मसला बने, तो मुझे चैट में लाजमन बता दीजिएगा। तो वो कहता है कि जो रिविजन ऑफ साइटम का जो ईरा है वो 334 BCE में, उसकी जो है वो पैदाइश हुई है। 264 BCE में वो वफात पाएगी उसने। उसको फादर ऑफ स्टोइसिज्म भी कहा जाता है। अब पहले आपको एपिक्यूरियनिज्म बताया मैंने, वो जहन में रखना है आपने कि लाइफ का गोल क्या है? हैप्पीनेस को हासिल करना, प्लेयर को हासिल करना। अब स्टोइसिज्म क्या है, वो समझ लें। स्टोइसिज्म कहते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी सफरिंग है, जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी आपको हर्डल्स पेश आती हैं जिंदगी में, उसको आप डील करना सीखें। ना कि आप उससे परेशान हो, एक तो ये, ना कि उससे परेशान हो, और उसको जिस तरीके से, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपके सामने बारिश होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या आप परेशान हो जाएंगे या आप रोना शुरू कर देंगे? नहीं, आपके लिए एक अमूमी बात है। बारिश तो होती है ना, सूरज निकला है, तो ये एक अमूमी बात है। सूरज तो निकलता ही है, सन राइज तो होता ही है हर सुबह। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना जो आपको गमगीन कर दे। तो वो कहता है कि अपना ये जीनो, वो कहता है कि आप जो है ना, जिंदगी में जो भी हर्डल्स, जो भी मुश्किलात आती ना आपको, उसको यूं समझ लो जैसे कि ये तो एक अमूमी मामलात हैं, ये ऐसे मामलात है जो लाइफ में होते ही हैं। तो आपको फिर उसके साथ डील करने में आसानी हो जाएगी, और आपको सैडनेस, फिर सैडनेस नहीं रहेगी। सो उसको बहुत ही एक कह लें कि एक आम सा इवेंट बना दें, एक ऐसा इवेंट बना दें कि जो आपको फिर हर्ट ना करे, आपकी इमोशंस को हर्ट ना करे। सो ये है स्टोइसिज्म। वो कहते हैं, मतलब इसकी थोड़ा अगर डेप्थ में जाएं हम, तो उसमें फिर ये है कि
अपने आप को जो है ना वो इसका थोड़ा लिंक भी बनता है इसी के साथ, एपिक्यूरियनिज्म के साथ। लेकिन वो उसने इसने इसका हल भी बताया मजीद। और साथ में इंसान को जो है ना वो एक्टिव रहना, और मुश्किलात के साथ डील करना, और तरह तरह कह लें कि एक्टिवनेस की तरफ भी लेकर गया है ये स्कूल ऑफ थॉट स्टोइसिज्म। सो उसने ये पेश किया था। और जीनो का बिलीफ था कि जो कायनात है ना सारी के सारी वो खुदा है, मतलब यूनिवर्स ही खुदा है। जिस तरह हमारे यहाँ भी सूफिया में वहादतुल वजूद का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हर चीज खुदा का ही हिस्सा है, जो कि एक खिलाफ है कुरान कुरान मजीद के साथ, और कुरानी आयत और हमारे अकायद के खिलाफ एक चीज़ है। बहरहाल ये सूफिया में पाया जाता है। तो वो कहता है कि ये जो सारी कायनात है ना ये खुदा का ही हिस्सा है, खुदा का ही एक पार्ट है। हम खुदा का ही हिस्सा हैं एक। ये उसका बिलीव था। और उसका एक बड़ा फेमस कोट है कि मैन कॉन्कर द वर्ल्ड बाय कॉन्कर हिमसेल्फ। वही बात कि वो मोटिवेशन देता है कि अपने आप को कॉन्कर करो, अपनी मुश्किलात और अपनी हर्डल्स को एक सिंपल इवेंट बना दो, जिसके बाद आप अपनी जिंदगी में कोई भी गम आपका गम नहीं रहेगा, कोई भी मुश्किलात मुश्किल नहीं रहेगी। वो सब एक सिंपल और कॉमन इवेंट बन जाएगा, जिससे आप अपने आप को कॉन्कर कर लोगे। अपने आप को जब कॉन्कर कर लोगे तो उसके बाद आप दुनिया को जो है वो फतह करने के दर पे होगे और दुनिया को फतह कर सकोगे। दुनिया से हमें कौन सी चीजें रोकती हैं? फॉर एग्जाम्पल दुनिया से हमें कौन सी चीजें फतह करने। जी, आपकी आवाज फिर खत्म हो गई है। सॉरी सॉरी, वो आज इंटरनेट का मसला है ना, इस वजह से बार बार मसला हो रहा है वो, तो इसके लिए सॉरी। अच्छा, तो वो मैं कह रहा था कि वो कहता है कि जब आप अपने आप को अपनी हर्डल्स और मुश्किलात से डील कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने आप को कन्कर कर लेते हैं, अपने आप को फतह कर लेते हैं, फिर आप दुनिया को फतह करते हैं। और दुनिया को फतह करने से आपको कौन सी चीजें रोकती है? मौत का खौफ रोकता है। वो क्या है? एक मुश्किल ही है, एक गम है। और आपको कुछ खो जाने का खौफ, मतलब कि जो भी चीज़ है वो एक खौफ ही है ना। तो कहता है खौफ को एक कॉमन इवेंट इवेंट बना दो, एक सिंपल इवेंट बना दो, जो कि मुश्किल है, लेकिन वो कहता है कि इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। तो आपके लिए कोई भी चीज़ मानी ना रखे, तो ये चीज़, ये एटीट्यूड आपको ना अपना दुनिया फतह करवा देगा। सो ये था जीनो की फिलॉसफी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं फाइरो ऑफ एलिस की तरफ। फाइरो ऑफ एलिस की तरफ आते हैं, राइट। सो उसको फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो उसको फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म भी कहा जाता है, फाइरो को। सो व्हाट इज अ स्केप्टिसिज्म, अब ये जानने की जरूरत है हमें। दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, जो भी हम जिंदगी में होता हुआ देखते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाना, उस पर सवाल उठाना, और ये ऐसा ही क्यों है, सच्चाई पर सवाल उठाना, हर चीज पर सवाल उठाना, शक करना, इसको हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं। जिसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले अपना, जब मैंने आपको मेरा ख्याल मैं एथिक्स पढ़ा रहा था, या मेरा ख्याल ब्रांच ऑफ फिलोसफी पढ़ा रहा था, एथिक्स की या फिर मोरालिटी की। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि, सॉरी, मोरालिटी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो उसमें एक मैंने आपको बताया था इज ऑड प्रॉब्लम। इज ऑड प्रॉब्लम कहते हैं कि जिंदगी में या लाइफ में। अच्छा, तो जिंदगी में या लाइफ में बार बार वो बात मसला हो रहा है इंटरनेट का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आज इंटरनेट का हो रहा है। खैर, तो वो कहता है कि
इजोट प्रॉब्लम समझा रहा था मैं आपको, कि लाइफ में या जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फिलोसफर्स बात पे एतराज उठाते हैं कि जैसे कि मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ ये आम अमूमन है कि शर्ट को सीधा ही पहनना है। शर्ट सीधी ही क्यों पहनी जाएगी? ये इज ऑड प्रॉब्लम है। ये किसने तय किया है? ऐसा ही होना चाहिए, ये कौन तय करने वाला है? शर्ट उल्टी भी पहनी जा सकती है। तो ऐसा ही क्यों है कि शर्ट को सीधा ही पहना जाए? या फिर कोई भी हमारे आसपास मामलात हो रहे होते हैं जिंदगी में, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये ऐसा है, और उसका हम एविडेंस ये देते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा है ये ऐसा होता है। आसपास लोग ऐसा इसको मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सो ये है इजॉट प्रॉब्लम जो मैंने आपको पढ़ाया था अपना मोरालिटी के ब्रांच में, फिजिक्स की सॉरी वो फिलोसफी की मोरालिटी की ब्रांच। सो स्पेक्टिसिज्म भी यही करता है। वो सवालात उठाता है कि जो हमारी सराउंडिंग है, इधर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी सराउंडिंग में पेश आ रहा है, जो कुछ भी सराउंडिंग में चल रहा है। अब अगेन अपोलोजाइज फॉर माई इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज मैं हॉस्टल में हूँ, तो वो जो है ना वो प्रॉब्लम है आज इंटरनेट कनेक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो हम जहाँ पर थे वहां से वापस स्टार्ट करते हैं। स्केप्टिसिज्म की बात कर रहे थे हम। सो स्केप्टिसिज्म में, अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर जैसे ही मेरी आवाज़ ना आना स्टार्ट हो तो मुझे काइंडली चैट में बता दीजिए कि नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक। दोबारा वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दूँ। तो रहता थोड़ा सा वैसे भी गया, थोड़ा सा आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो वो कहते हैं कि स्केप्टिसिज्म की बात कर रहा था मैं, कि हर चीज़ पर सवाल उठाना है कि इस सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वही होना चाहिए। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान से पूछा, वो इंसान पूछता है कि ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है, सच्चाई क्या है? और सच्चाई की डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि किसने सेलेक्ट किया, कि कौन है सेलेक्ट करने वाला। असल में बहादुरी क्या है? बहादुरी की डेफिनेशन क्या है? अब मैं फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जाता हूँ, मैं से कहता हूँ कि भाई बहादुरी क्या है, वो कहता है डट जाना। तो डट तो इंसान गलत बात भी सकता है, ठीक बात भी सकता है। सो क्या वो गलत बात पे भी डटना भी बहादुरी हुई? सो इस तरह सवालात उठाना, शक करना, इसको हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म। ठीक है। तो ये इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया फायरो ने। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट फिलोसोफर के ऊपर। हमने तीन कवर कर लिए हैं, लास्ट थ्री ग्रीक फिलोसफर, फोर ग्रीक फिलोसफर्स आज हम कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने थ्री कवर कर लिए हैं। अब हम लास्ट वन कवर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रीक सिविलाइजेशन के फिलोसफर्स खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट अब आगे चलेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स आएगा, या मेरा ख्याल इस्लामिक फिलोसफर्स का ईरा आएगा, वो मैं देख लूंगा। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट फिलोसफर के ऊपर, अर्शिमीदियस। बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, अर्शिमीदियस प्रिंसिपल ही पढ़ा होगा आपने इसका, सॉरी फिजिक्स के अंदर। सो इसका इरा है 287 में ये पैदा होता है, और 212 BCE में वफात होती है इसकी। और इसने अर्शिमीदियस प्रिंसिपल दिया था, वो किस तरीके से, जरा वो सुन लें। और ये एक बहुत ही मैं आपको चूंकि पहले बता चुका हूँ कि जब ग्रीक सिविलाइजेशन का दौर था, तो उस वक्त ये मैथ कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, साइकोलॉजी कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, फिजिक्स कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, ये सब फिलोसफी ही कहलाते थे, और ये सब फिलोसफी की ही ब्रांच है। आज के दौर में इनमें इतना काम हो चुका है, इतना ज्यादा काम हो चुका है कि ये फिलोसफी से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुके हैं, बहरहाल फिर भी ये फिलोसफी की ही ब्रांच कहलाते हैं। सो उस दौर में मैथ हो, फिजिक्स हो, सब फिलोसफी थी, तो इसको भी इसलिए फिलोसफर कंसीडर किया जाता है। सो ये बेसिकली इसने कोई मोरालिटी या अपना एथिक्स, या फिर कह लें कि पॉलिटिकल फिलोसफी, इस तरह की कोई फिलोसफी नहीं दी। और कोई इसने गॉड पर बात नहीं की, कोई भी कह लें कि यूनिवर्स के हवाले से, या कायनात कैसे वजूद में आई, जो ये कॉमन क्वेश्चन होता था फिलोसफर्स के, हाँ इस पर उसने बातचीत नहीं की। असल में ये एक इंजीनियर था, अर्शिमिदियस एक इंजीनियर था, एक मैथमेटिशियन था, और अपना मतलब कि यही ऐसे काम थे कि फिजिक्स के हवाले से इसके साथ मतलब कि अपनी खिदमात सर अंजाम दी।
सो इसका आर्शिमिदीज प्रिंसिपल जान लेते हैं थोड़ा सा। कि उसने पेश ये बादशाह के यहाँ ना एक वजीर था। सो बादशाह ने एक दफा इसे कहा कि मेरे जो सर का ताज है ना, सर पे मेरे ताज है जो मैंने बनाया है सोनार से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वाकईतन खालिस सोना है, खालिस है ये। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो तुम बहुत जहीन और जीनियस आदमी हो मेरे वजीरों में से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में खोज लगाओ, पता करो। तो अर्शमीदियस जो है ना वो नहा रहा था। नहाते नहाते ना उसको एकदम एक दिन में वो ख्याल आया, और वो वहां से जो है ना वो अपने जो नहाने वाला टप है उससे बाहर निकला, और बरहना ही भागता हुआ आ गया दरबार में बादशाह के। और उसने वो एक मुझे जेन से निकल रहा है, पता नहीं कोई वर्ड बोला जो कि ग्रीक जुबान का वर्ड है, जिसका मतलब है मुझे लग गया पता, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया। सो वो वहां पहुंचते साथ ही उसने जो है ना वो बादशाह को कहा कि मुझे पता चल गया कि हम किसी किसी फाइंड कर सकते हैं। बादशाह ने कहा कैसे। उसने कहा कि 2 टप लेकर आए जाएं पानी के। वो लेकर आए गए, और उसने कहा अपना ताज दीजिए। उन्होंने अपना बादशाह ने अपना सोने का ताज दे दिया उसको, और उसने कहा कि इसी के मिकदार का एक ताज बनवाया जाए, इसी के मिकदार का इतना ही उसमें सोना हो। वो बनवाया गया। उसने क्या किया, एक टप में वो वाला डाला ताज, और दूसरे में बादशाह का ताज डाला। तो देखा तो दोनों ही सेम वॉल्यूम फैला रहे थे। मतलब कि जब वो उनका जो ताज था या सोना था, वो जब जाकर सतह सरफेस से टकराता था ना, तो जो वॉल्यूम ऊपर रहता था ना वो सेम था। मतलब जो आसपास वॉल्यूम और पानी की फ्लोटेशन थी ना वो सेम थी। तो उसने कहा ये बिल्कुल खालिस सोना इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद उसने अपना आर्शिमीदीज का प्रिंसिपल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब हम किसी फ्लूइड के अंदर, किसी पानी के फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो जितना उसका वेट होता है ना, उतना ही नीचे से पानी अपना प्रेशर डाल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 kg वेट है उस मैटर का जो हमने फ्लूइड के ऊपर डाला है, मतलब पानी के ऊपर रखा है, और वो नीचे जा रहा है। तो जितना प्रेशर नीचे से पानी उसके ऊपर लगा रहा है ना, वो भी 5 kg के कह रहे आप कह लेंगे मेरे ख्याल न्यूटन ग्राम आ जाएगा या न्यूटन मीटर आ जाएगा मेरा ख्याल। सो वो उतना ही उसका फोर्स लगेगी अपना रिवर्स में। मतलब कि ऐसे कर लेंगे भाई, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि हर चीज का एक रिएक्शन होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वही बात कि इक्वल इन वो अपना वो फोर्स था, और इक्वल थी, मतलब जितना वेट था उतना ही फोर्स, लेकिन मुखालिफ सिमत के अंदर रिवर्स हो रहा था। तो ये उसने अपना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया था, जिसको मैथ में पढ़ाया भी जाता है। उसके अलावा वो बहुत उसने आले तैयार किए थे जंगों के। मतलब उसने एक ऐसा शीशा तैयार किया था कि बहुत बड़ा, कि जब जंग के लिए जाया करता था बादशाह, तो वो जब रखा करता था ना किलों के सामने, जो किला होता था सामने उसके सामने रखा करता था, तो जब किले की दूसरी तरफ से सूरज निकलता था ना, और सूरज की शुआएं उस अ, अपना मिरर के ऊपर टकराती थी, तो वो इतना ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था, वो मिरर जो कि उसने बनाया था अर्शमिदियस ने, कि उसके जरिए जो किले के अंदर ना आग लग जाती थी। किले के जो में जो कपड़े हैं उनमें आग लग जाती थी, इतना वो रिफ्लेक्ट करता था, उसकी सनलाइट रिफ्लेक्ट करती थी। और जो वहाँ की जो अपना अंदर सिपाही होते थे उनकी आंखें चुंदिया जाती थी रिफ्लेक्शन की वजह से, और कुछ नजर नहीं आता था उनको। और भी उसने बहुत ज्यादा वो के हवाले से, ये सब कुछ फिजिक्स और मैथ ही हुई ना, कि कितनी अपना वो मिकदार में खींचेंगे तो तीर जाएगा, कितनी जोर से जाएगा। सो और भी उसने बहुत सारे जो है ना आलात तैयार किए थे इसी फिजिक्स की जो है ना वो प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो ये था अर्शिमिदियस। हमने 4 फिलोसफर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है। एक एक मरतबा मैं दोबारा से हल्का हल्का रिपीट कर देता हूँ, जिन्होंने एंड पर ज्वाइन किया बार बार। सॉरी वो बार बार इसको मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ आपको। एपिक्यूरियस मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट फिलोसफर, सेकंड जेनो है, थर्ड है फाइरो, फोर्थ है अर्शमिदियस। जो एपिक्यूरियस था उसने एपिक्यूरियनिज्म की फिलोसफी दी। एपिक्यूरियनिज्म की फिलोसफी का मतलब ये है कि हमारी जो जिंदगी का फाइनल कॉज है ना, जो हमारी जिंदगी का मकसद है, वो ये है कि हमने हैप्पीनेस गेन करनी है, हमने प्लेयर गेन करना है। जिंदगी में जितना खुश रह सकते हैं ना उतना खुश रहो, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। ये एपिक्यूरियनिज्म है। ये दिया था एपिक्यूरियस ने।
ठीक है। और इसने अपनी इसको फिर एटॉमिक थ्योरी के साथ भी कंबाइन किया था, डेमोक्रेटिस की, कि इंसान के जो एटम्स हैं उस तक, उसकी डेप्थ तक हैप्पीनेस को पहुंचाया जाए, ताकि इंसान अपनी जिंदगी को खुशी से जी सके। सेकंड हमारा फिलोसफर था जीनो ऑफ साइटम। उसने, अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि जीनो ने सुसाइड किया था, ये रह गया था बात बताना। इसने सुसाइड की थी, मतलब कि नेचुरल मौत नहीं हुई थी इसकी। उसको फादर ऑफ स्टोइसिज्म भी कहा जाता है। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी आपको मैंने बता दी है, कि जो भी सफरिंग है ना कायनात के अंदर, दुनिया में जितनी भी सफरिंग है या गम है या सैडनेस है, वो सारी की सारी, उसको आप एक कॉमन इवेंट बना दें, एक ऐसा इवेंट बना दें कि जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया कि बारिश होती है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप कहते हैं कॉमन इवेंट है, होती है बारिश तो होती है ना। लाइक जैसे कि आपके सामने एक बच्चा दौड़ रहा है, कॉमन इवेंट है। तो सामने जो भी आपके कॉमन इवेंट हो रहे हैं वो आपको कोई गम नहीं दे रहे, कोई खुशी भी नहीं दे रहे। तो उन जो गम के इवेंट है ना, जो गम के मामलात हैं, उनको एक कॉमन इवेंट बना दें, अपने आप को इमोशनलेस कर दें। सो उससे क्या होगा, आप पहले तो अपने आप को कॉन्कर करेंगे, अपने आप को कॉन्कर करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया को कॉन्कर कर सकें। ठीक है। तो ये था स्टोइसिज्म, जो कि जीनो ने दिया। सेकंड फिलोसफर की बात करें, जो सेकंड हमारा आज का फिलोसफर है। और उसका बिलीव क्या था कि जो कायनात है वो सारी की सारी अपना खुदा है। वहदतुल वजूद वाला एक अकीदा, कि सारी की सारी जो कायनात है ना वही खुदा है, हम सब खुदा का ही हिस्सा हैं। और उसके अलावा फायरो की बात कर लें, तो वो फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म था, अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है। कि अपनी सराउंडिंग में जो भी ट्रुथ है, जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी मामला है, उन पर सवाल उठाना कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, इन पर सवाल उठाना, शक करना, इसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं। और अर्शिमिदियस भी पढ़ा दिया मैंने आपको, कि वो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था उसने, और फिजिक्स था, और अपना इंजीनियर था। तो उसने अर्शिमिदियस प्रिंसिपल दिया। और उसके अलावा जो आलात तैयार किए, वो आगे की सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते थे, जंगी मामलात के अंदर, और बाद में हम तक भी आए, और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में फैले वो आलात। सो वो बहुत एक कह लें कि इफेक्टिव फिजिक्स था, और मैथमेटिशियन था, और एक इंजीनियर था। सो खत्म हो गया हमारा आज का लेक्चर। कल मैं बता दूंगा, अनाउंसमेंट करवा दूंगा कि ग्रुप के अंदर, कि अपना हमने अब मुस्लिम फिलोसफर स्टार्ट करने हैं या वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट करनी है। उसका मैं ज़रा ईरा चेक कर लूँ, तो उसके हवाले से हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी का क्वेश्चन आंसर है तो वो कर लें आप लोग।